हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, इस समय जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का न्यूमेरिकल चल रहा है, जिसमें जो है हमने 4 न्यूमेरिकल आपके सॉल्व करवाए थे और आज के इस वीडियो में उसी के आगे 4 या 5 क्वेश्चन आपके और सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उससे पहले मैंने कुछ जो है होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 होमवर्क में दिए थे। हालांकि कुछ बच्चों ने जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है और सॉल्व भी किए हैं और कमेंट भी किए हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और अब देखिए, जब आप लोग मेहनत करते हैं, रिस्पांस देते हैं, ठीक है, कि सर हमने क्वेश्चन लगाया है, तो हमें भी होमवर्क देने में अच्छा लगता है। अब किसी का रिस्पांस कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी 1-2 करते हैं, तो थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता है कि मतलब हम होमवर्क तुम लोगों को दे रहे हैं और तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो। कम से कम रिप्लाई आता है तो नहीं होता नहीं है, जो हमने होमवर्क दिया बच्चे कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, हम होमवर्क और देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको होमवर्क डेली चाहिए तो आप लोग जो भी होमवर्क मिले, सही या गलत, जो भी आपसे सॉल्व हो सके उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में था क्या जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिणाम और इसकी दिशा क्या होगी। कह रहा कि एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने मान लिया हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, V है। इसमें कोई चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ, ये हमारा कोई चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश के कोण पर रखा हुआ है, 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। इसमें धारा कितनी बह रही है, I का मान इसमें कितना है, I का मान दिया है 8 एम्पियर। ओके, यहां तक क्लियर। 8 एम्पियर धारा का मान दिया। चालक तार की लंबाई कितना दिया, पूछ रहा एकांक। ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यानी L इक्वल टू कितना दिया है, L इक्वल टू दिया है 1 मीटर। एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मतलब होता है लंबाई 1, यानी यूनिट होनी चाहिए। तो चलिए, जब किसी चालक तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स कार्य करता है और वो लॉरेंज फोर्स कितना कार्य करता है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, सारी चीजें हमको दी हुई है। V इक्वल टू कितना दिया है, 0.15 टेस्ला। ठीक है, 0.15 टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। चलिए इसमें पुट करते हैं, देखिए कितना मिलता है। I का मान 8 एम्पियर, V का मान 0.16, ठीक है, इनटू लंबाई कितनी है आपकी 1 मीटर, इनटू साइन थीटा का मतलब कितना दिया हुआ, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 8 इंटू 0.16 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, एक अंक यहाँ पे देखो, 1 2 डिजिट पर दशमलव है तो 2 डिजिट पर हमने क्या दशमलव लगा लिया, जो आया ये आपका क्या हो गया, न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो और इसमें साथ साथ ये भी पूछा है कि इस बल की दिशा क्या होगी। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम याद करो। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या था कि अगर हम अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा हमारी धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो ये हथेली से धक्का देने की तरफ, यानी हथेली से जिधर हम धक्का दे सकते हैं वो हमारा क्या होता है, बल की दिशा को बताता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करो। हालांकि यहाँ पे जो है आपका जो चालक तार रखा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश पे ना होकर कितने पर है, थीटा कोण पर। तो मान लो अगर ये चालक तार थीटा कोण पे ना होकर 90 अंश के कोण पे ऐसे होता, तब हमारा ऐसे दाएं हाथ की हथेली का नियम लगता, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्या लगने वाले बल की दिशा। हथेली से धक्का हम किधर देते, तल के लंबवत अंदर की ओर ना,
इसी साइड तो लगता। तो बल ऐसी कंडीशन में जब ये हमारा क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत होता, तो इस पर बल जो है तल के लंबवत नीचे की ओर लगता। लेकिन अब यहाँ 30 अंश के कोण पर है, 30 अंश के कोण पर बना है तो भी बल उसी डायरेक्शन में लगेगा, बशर्ते फर्क इतना है कि जो लगने वाला फोर्स है यानी इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अगर यही, ठीक है, अगर यही क्या होता 90 डिग्री पर होता तो यहाँ पे बल जो है 0.96 न्यूटन आता है, 0.96 न्यूटन, यानी बल का मान और ज्यादा आता। लेकिन ये जब किसी एंगल पर रखा जाता है तो फोर्स क्या होता, घट जाता। 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पर मिनिमम होता है। तो बल जो है आपका डिग्री बदलने के साथ साथ कोण बदलेगा तो बल की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, डायरेक्शन आपका वही होगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम यहां पर भी अप्लाई होगा। तो बल की दिशा क्या हो गई, बल तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, बल की दिशा क्या हो गई, तल के लंबवत नीचे की ओर। और आप लोग कोई एक बच्चा कमेंट किया था, सर क्वेश्चन लिख दिया करो। यार देखिए, हम आप लोगों से बार बार बोल चुके हैं कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए। भाई एनसीईआरटी की बुक अगर आप अभी नहीं लोगे तो फिर कब लोगे, एग्जाम देने के बाद लोगे। बिना बुक के आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, अब ये पॉसिबल नहीं है। हर एक न्यूमेरिकल हम लिखते जाएं, आप लोग का वैसे भी कमेंट आता है सर आप छोटे क्वेश्चन को लंबा बना देते हैं। तो अब बताओ न्यूमेरिकल भी हम राइट करेंगे तो क्वेश्चन तो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बुक ले लीजिए, जिसके पास नहीं हो एनसीईआरटी की बुक ले ले मार्केट से। चलिए, तो इतना आया सभी लोगों का इसमें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका, यही आंसर आया था ना सभी लोगों का। चलिए ठीक है, फिर अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से बता रहा हूं, कुछ भी आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूं कि फटाफट मैंने रखा वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तार की लंबाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो लिखो सबसे पहले L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमने कहा सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में बदलो, कितना हो जाएगा 3 और गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर। चलो मीटर में आ गया। दूसरी बात दिया हुआ है, इसमें धारा जो बह रही है 10 एम्पियर की है, तो I का मान दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी वैल्यू आपको दी है, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो सारी की सारी वैल्यू जो है हमारी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करोगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोशिश ये करो, चाहे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दोनों में यूनिट मेन है। ठीक है, यूनिट जो है बहुत मायने रखता है, तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारी किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, चलो, हालांकि धारा का मात्रक एसआई यूनिट एम्पियर होता है, तो वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। यहाँ पे लेंथ जो है यानी लंबाई का मात्रक एसआई यूनिट जो मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में दिया था, तुरंत हमने इसको क्या किया, मीटर में बदला। आगे देखो, एक परनलिका के भीतर उसकी अक्ष के लंबवत रखा हुआ है कोई परनलिका है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमारी कोई परनलिका है। ठीक है, तो इसके अक्ष, इसका अक्ष इसी के अक्ष के लंबवत भीतर की ओर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ, तो ये हमारी परनलिका है। अब परनलिका के अंदर रखा हुआ तो दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी परनलिका बनती है। परनलिका क्या होता है, हम पढ़ाते समय भी आप लोगों को बनाकर दिखाए थे। ठीक है, कि किस तरीके से परनलिका बनती है। अगर आप लोगों को याद हो तो तार वार लेके मैंने अब आप लोगों को अच्छे से सिखा के दिखाया था। किसी बच्चे ने पूछा था सर परनलिका क्या होता है। ठीक है,
परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी जो V इक्वल टू दिया है वो आपको दिया है 0.27 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0.27 टेस्ला। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, यानी F इक्वल टू हमको कैलकुलेट करना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के यानी परिनलिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तार इसके अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, तो अक्ष के लंबवत रखा हुआ, देखते हैं उस पर कितना बल लगता है। चलिए तो देखिए सिंपल सी बात है, ये उसका क्या हो गया? अक्ष हो गया। किसका? ये परिनलिका का हमारा क्या हो गया? अक्ष हो गया। और चालक तार कैसे रखा है? अक्ष के लंबवत यानी इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ। और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? इसमें धारा आपकी I बराबर है 10 एम्पियर की। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया हुआ है? इतना टेस्ला। ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, कहने का मतलब इतना, 3 × 10⁻² मीटर। एक चीज और नोटिस कीजिए, एक चीज और क्या दिया है? लंबवत रखा है यानी थीटा का मान 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू अभी जो प्रीवियस फार्मूला था वही चीज, I/VL साइन थीटा। I की वैल्यू 10, V की वैल्यू 0.27, ठीक है 0.27, L की वैल्यू 3 × 10⁻², साइन थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, तो कितना आ गया ये आपका? मल्टीप्लाई करो, 9 × 27, सॉरी 3 × 21, ठीक है 3 × 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7, 0.7 और गुणे में क्या बच रहा है आपका? 10 बच रहा है। तो गुणे 10 की पावर -2, तो एक 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक आगे से आपका पीछे खसक जाएगा। तो ये हो गया 7.1 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, तो यही बल आपसे पूछा था, बल आपका निकल के आ गया। यहाँ पे आपसे दिशा पूछी नहीं, अगर आपसे दिशा पूछती है तो दिशा भी बता दो। धारा लंबवत ऊपर की और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तल के लंबवत। बस यहाँ पे क्या है, परिनलिका में ये देखना कि करंट किस साइड है। करंट के अकॉर्डिंग आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस साइड होगी, अगर V की दिशा इस साइड होगी तो लगने वाला बल आपके तल के लंबवत होगा नीचे की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र V का मान या दिशा इधर होगी तो यही फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, करंट इधर, तो फोर्स बाहर की ओर लगेगा। हालांकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दी है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दी है तो हम बल जो है कैलकुलेट, बल की डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड 3 × 21 कैरी 2, 3 × 2 = 6, 2 8 होगा यार, सॉरी। तो देखो मिस्टेक इसी तरीके से होते हैं कैलकुलेशन में, बाकी ये आपके कॉन्सेप्ट में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होके गुणा भाग चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों A व B से क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। भैया 2 तार हैं, एक तार आपका ये है, दूसरा तार आपका B है। दोनों में धाराएं कितनी हो रही? एक में 8 एम्पियर की धारा बह रही है और एक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा की डायरेक्शन एक ही साइड है, यानी दोनों में धारा जो है एक ही डायरेक्शन में बह रही है। तो अब जब दोनों में धारा एक ही डायरेक्शन बन रही है तो इनके बीच में एक फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, अब वो फोर्स आपका चाहे अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा?
डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन धारा की क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो तार ए के 10 सेंटीमीटर यानी एल का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमको निकालना है। तो 10 सेंटीमीटर को हमने क्या करो, तुरंत एसआई में बदलो। तो ये हो जाएगा 10 × 10 घात -2 मीटर। ठीक है, तो इतनी लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, फट से आप फार्मूला अप्लाई करो। तो फार्मूला आपका क्या होगा, F = μ0/2π इंटू I1 I2 बटे R। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। कितने पर, एकांक लंबाई पर। लेकिन अगर L लंबाई पर बल आपसे पूछे तो ये डिवाइड बाई L हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड बाई L। तो L से इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाए क्या 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 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो F = क्या मिलेगा, μ0/2π। ठीक है, μ0/2π इंटू I1 I2 बटे R गुणे L। वैल्यू रखो। तो यहाँ पे μ0 अगर 4π होता तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते 10⁻⁷, लेकिन यहाँ पे 2π और है। तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी जो वैल्यू होती है, कई बार हम बता चुके हैं 10 की, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, लेकिन यहाँ पे 10μ0/4π नहीं है, क्या है 2π। तो 2π है, तो अगर 2π यहाँ हम करें तो यानी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो दोनों साइड करें ना, दोनों साइड करना पड़ेगा। या सिंपली यहां से μ0 की वैल्यू निकाल लो, 4π × 10⁻⁷। अब यही वैल्यू उठा के यहां रख ले रहे हैं। μ0 की जगह रखा हमने 4π × 10⁻⁷, और नीचे आपका 2π है। I1 आपका 8 है, I2 आपका 5। लंबाई आपको दे दिया, पहले में दिया, कितना दिया, 10 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई R का मान दिया है। R का मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10 घात -2 मीटर। तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2, पाई से पाई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। ठीक है, आया कितना, 2 × 5 = 10, 2 × 10⁻⁷ यहाँ बचा, 2 × 5 = 10 यहाँ हो गया, और यहाँ पे एक 10 है। तो यहाँ पे देखो 10⁻1 10⁻1, टोटल इसको अरेंज करो तो सबका आधार सेम ही है, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 × 10⁻⁷ + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, +1 में है ना, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये आपका बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों तारों के बीच लगने वाला जो बल है वो आपका निकल कर आ गया, कितना है, 2 × 10 घात -5 न्यूटन। ठीक है, अब चूंकि दोनों तारों में जो बल की दिशा है वो क्या सेम है, यानी एक ही डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो जब बल की दिशा सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का होता है, यानी कि आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक इधर हो एक इधर हो धारा की दिशा, तब इनके बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखा जाए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए इस चैप्टर के आपके जो भी क्वेश्चन है सब काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के फार्मूले पता हैं तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे मिस हो सके। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। पास पास फेरों वाली एक परिनलिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। परिनलिका की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 × 10⁻² मीटर। इसमें 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। भाई 5 परत है, यानी 5 परत लपेटी गई हैं
और हर एक परत में, ठीक है, 1 लेयर कितने हैं, 400 फेरे हैं, ठीक है। तो पूरे 5 लेयर में यानी 5 परत, ठीक है, 5 लेयर में कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 400 कितना हो गया, 5 चौक 20, 2000, ठीक है। ये आपके फेरे हो गए। तो फेरों की संख्या कितनी आ गई आपकी, n इक्वल टू 2000, ठीक है। आगे देखो, परनलिका का व्यास यानी कि 2r इक्वल टू कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। ये आपके परनलिका का व्यास है, यानी कि हो गया 1.8 गुणे 10 की घात -2 मीटर। यदि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी 8 एम्पियर की है, ठीक है, I बराबर 8 एम्पियर। तो परनलिका के केंद्र पर, परनलिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। परनलिका के केंद्र पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, परनलिका। अब कोई भी v का मान पूछ रहा, सिंपली आप लोग याद करो, कोई भी परनलिका है अगर आपकी, तो परनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, μ0 n इंटू आई, μ0 ni, ठीक है। ये आपके किसी भी कोई भी परनलिका है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। लेकिन जो यहां पर n आपको दिया हुआ है, ये n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ये n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। n जो है क्या आपका, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। लेकिन यहां पे परनलिका की लंबाई एकांक नहीं है, एकांक का मतलब 1 मीटर नहीं है, कितनी है, 80 गुणे 10 घात -2 मीटर है। तो 80 गुणे 10 की घात -2 मीटर में कितने फेरे हैं, तो 80 गुणे 10 की घात -2 मीटर, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 2000, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने फेरे आपके हो जाएंगे, 2000 बटे 80 गुणे 10 घात -2, 2000 बटे 80 गुणे 10 घात -2 मीटर। तो 10 घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 घात +2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 गुणे 10 घात +2। नीचे कितना बच रहा आपका, 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको इससे भाग करो, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, एक जीरो बच रहा है, यहां बच रहा कितना, 4। तो 8 पंचे 40, तो 25 गुणे 10 की घात 2 कितना हो गया, 25 गुणे 10 घात 2 का मतलब हो गया 25 के बाद 2 जीरो और, ठीक है, 2500 फेरे। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आ गई, 2500। अब खट से वैल्यू रखो, तो v इक्वल टू μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n का मान कितना है, 2500, गुणे इसमें बहने वाली धारा कितनी है आपकी, 8 एम्पियर। अब यहां पे एक चीज आपको कंफ्यूजन के लिए और दिया हुआ है, परनलिका का व्यास दिया हुआ है। परनलिका के व्यास से कोई लेना देना नहीं, परनलिका चाहे पतली हो मोटी हो, ठीक है, सिर्फ डिपेंड किस पर है, धारा। परनलिका में बहने वाली धारा का मान जितना अधिक होगा उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि परनलिका की मोटाई पतलाई पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर नहीं करता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो नॉर्मली, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया, 4 दूनी 8, 8 पाई गुणे 10 घात -7, ये कितने हैं, 4 जीरो है ना, तो गुणे 10 की घात कितने हो गए, 4। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 10 की पावर +4 दोनों
का आधार सेम है, घाते आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई गुणे 10 की पावर -7 प्लस 4, यानी आ गया कितना आपका सीधे सीधे 8 पाई गुणे 10 घात -3 टेस्ला। तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या पाई की आप वैल्यू रखना चाहें तो पाई की आप वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू आप 3.14 रख लीजिए, ठीक है। इधर मिटा दे रहे हैं, हो गया है। बड़ा डस्ट है। देखिए कितना आया 8 पाई गुणे 10 घात -3 टेस्ला। पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 3.14, 8 गुणे 3.14 गुणे 10 घात -3। जरा गुणा करो, 8 चौक 32 को 2, 8 1 8 3 9, 8 3 11, ठीक है। 8 3 11, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25। 1 1 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, गुणे 10 घात -3। दशमलव को हम एक अंक और खिसका देते हैं तो ये आ जाएगा 2.5। आगे 1 2 है तो छोड़ देते हैं, मतलब 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा होता या 5 होता तो आगे 1 जोड़ दिया जाता, बाकी अगर 5 से कम रहता तो छोड़ दो। तो 2.5 या लिखना चाहते हो तो लिख लो, गुणे दशमलव को एक अंक आगे से पीछे ले आए हैं तो पावर 1 बढ़ जाएगी। अब बढ़ने का मतलब नहीं खट से आप -3 से -4 कर देना, बढ़ने का मतलब होता है ये प्लस हो जाएगी। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2.512 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला, ठीक है। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा परनलिका के भीतर। चाहे आंसर आपका इसमें हो, चेक कर लो किसमें है, इसमें है या फिर 8 पाई में है, ठीक है। आई थिंक दोनों में होगा तो और अच्छी बात है, किसी एक में होगा तो दोनों में से जो होगा आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। होमवर्क अभी दे रहे हैं, पढ़ ले क्वेश्चन अगर इजी लगा तो होमवर्क दे देंगे, अगर कुछ क्वेश्चन में टेक्निकल दिखा तो बता देंगे, ठीक है। चलिए रेडी रहिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में फेरों की संख्या 20 है, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई वर्ग है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लेना, ठीक है। फिर कह रहा इसमें प्रत्येक भुजा में, ठीक है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और उसमें फेरों की संख्या, हर एक भुजा में फेरों की संख्या n बराबर कितनी है 20, और उसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। I का मान कितना है 12 एम्पियर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब एक समान चुंबकीय क्षेत्र से, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू कितना दिया है 0.80 टेस्ला से 30 अंश के कोण पर रखा है। थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश। पूछ रहा है कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान कितना होगा, ठीक है। तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ कैसे आप निकालोगे, टाउ बराबर फार्मूला होता है NIAV साइन थीटा, ठीक है। आगे याद करो किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का जो फार्मूला बताया गया था टाउ बराबर NIAV साइन थीटा, ये आपका फार्मूला, इसी में उठा के रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। n का मान 20 दिया, I का मान दिया हुआ 12 एम्पियर। ए का मतलब क्या क्षेत्रफल एरिया, तो A बराबर क्या आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 10 हम ये 10 सेंटीमीटर मीटर में बदल लेना, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो
ये आ गया आपका कितना 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। v का मान यहाँ दिया हुआ, थीटा का मान यहाँ दिया हुआ, वैल्यू रख लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, ये आपके होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो समझ लीजिए हमने ही सॉल्व कर दिया। आपको मेहनत सिर्फ 2 क्वेश्चन पे करनी है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो कल अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 तो बताएंगे नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब बस आप वैल्यू रखना है, गुणा भाग तो आपको करना ही करना है। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो पे आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस एक ही कंजूसी का काम करते हो, लाइक नहीं करते हो, क्योंकि वीडियो पर मैक्सिमम अधिक से अधिक जितना हो सके लाइक करो, टारगेट रखो। कम से कम आज की इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक है, ठीक है। इसको तो आप लोग एनी हाउ कंप्लीट करना, कैसे भी करके वीडियो के इस टारगेट को आप लोग को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा बहुत हमारा भी काम किया करिए आप लोग, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा।